हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम जो है कैपेसिटर चैप्टर से लेके आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट देख रहे हैं, एक बैटरी है 24 वोल्ट का और 3 कैपेसिटर्स हैं 12 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। उसको इस तरह से अरेंज किया गया है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला ये है कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है हम निकालेंगे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, सीरीज में है, और ये दो जो है इन दोनों के साथ में पैरेलल में है। तो पहले ये दोनों की वजह से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज में वो कितना है उसको हम बनाते हैं। तो हम इसको फिगर में ही बनाते चले जाते हैं। पहले इसको जो है सो क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर लिखे और इधर ये बैटरी हमारा है। ये 2 माइक्रोफैराड है वो तो ठीक है, ये पॉइंट्स है ए और बी। यहाँ पर 12 और 6 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर्स है उसके जगह पर हमने एक कैपेसिटर रख दिया, वो कितना होगा। तो सीरीज में कैपेसिटर्स कितना होता है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में वो कितना होता है। सीरीज में होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C I सम ओवर I। मतलब उसका रेसिप्रोकल का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल सम ओवर रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होते हैं। जितने भी कैपेसिटर्स हैं उसका यदि हम रेसिप्रोकल लेकर सम कर दें तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल के बराबर मिलेगा। तो दो केसेस में क्या हो जाएंगे, C1 प्लस C2, ये C इक्विवेलेंट हुआ दो केसेस के लिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा C1 प्लस C2 और फाइनली C इक्विवेलेंट कितना आया, देखिए C1 C2 बाय C1 प्लस C2। इसे हम फार्मूला के रूप में याद रखते हैं। यदि सीरीज में है तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको फिर हम नीचे ऐड कर देते हैं। तो इस केस में देखिए कितना है, 12 और 6 है, तो ये कितना आएगा, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, पहले 12 टाइम्स 6 और फिर ऐड कर देंगे इतना माइक्रोफैराड। देखिए माइक्रोफैराड ऊपर में 2 जगह है और नीचे में 1 जगह है, एक जगह माइक्रोफैराड कट गया, एक जगह माइक्रोफैराड बच गया। अभी कितना आया, 12 टाइम्स 6 18, 4 आया, 4 माइक्रोफैराड यहाँ पर। अब ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सिंपली ऐड कर देते हैं, ये सम ओवर CI होता है। यदि 2 है तो सीधे ऐड कर देंगे, 2 3 है तो 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है सो हम लिख सकते हैं A पॉइंट और B पॉइंट है, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। इधर बैटरी है, ये पॉइंट A था, B था, ये बैटरी 24 वोल्ट का है और कितना है, ये है 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है तो ऐड कर देंगे, 4 और 2 6 माइक्रोफैराड हो गया। तो पहले का आंसर क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B वो तो हो गया 6 माइक्रोफैराड पहले का। फाइंड द चार्जेस इन 3 कैपेसिटर्स, दूसरा में जो है तीनों कैपेसिटर में जो चार्जेस हैं वो कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इधर से यहाँ से वापस जाएंगे, ये 24 वोल्ट है, ये 6 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, चार्ज होता है C कितना है, यहाँ पर इक्विवेलेंट का बात कर रहे हैं, 6 टाइम्स V क्या है, 24 वोल्ट, राइट, 24 है या कुछ और है, 24 वोल्ट। तो ये कितना आ गया, 24 6 12 14, इतना माइक्रो कूलम। ये 6 माइक्रोफैराड है और ये वोल्ट है, तो माइक्रो फैराड वोल्ट मतलब माइक्रो कूलम। इतना आया चार्ज, किस पर है, यहाँ से आया चार्ज, बैटरी से निकल के इतना चार्ज आया, वही तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब यहाँ पर आते हैं,
यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है मुझे पता है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, इधर 4 है, इधर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना मुझे पता है, ये 24 वोल्ट है यहाँ पर, राइट। तो 24 वोल्ट है इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी और इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी 24 वोल्ट है। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा सी भी, ये 2 हो गया सी, इसका 2 माइक्रोफेराड। अब वोल्टेज 24, तो कितना हो गया 24 दूनी 48 माइक्रोफेराड, माइक्रोकूलम। टोटल आ रहा था कितना 144, उसमें से 48 इधर आ गया, बाकी उधर चला जाएगा। या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, यहाँ पर जो चार्ज है वो है सी भी, सी है 4 और भी है 24, 96 माइक्रोफेराड। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 96 प्लस 48 144, वही 144 यहाँ से आया है बैटरी से, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज है वो पता चल गया मुझे। ये 2 माइक्रोफेराड पर जो है सो 48 माइक्रोकूलम चार्ज है, 48 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पर, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो चार्ज देख रहे हैं कितना है 96 आया, यहाँ से 48 इधर चला गया और 96 इधर चला गया। अब 96 चार्ज जो है वही इस पर आ जाएगा। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सीरीज में चार्ज जो है सो सेम होता है, कॉमन होता है। और पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होता है, भी जो है वो कॉमन होता है। तो सीरीज में चार्ज कॉमन है, तो यहाँ से जो भी चार्ज आया कितना आया 96, तो 96 माइक्रोकूलम इसके पास आया, वही माइनस 96 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 96 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 96 माइनस 96 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से सब पर चार्जेस में पता चल गए, 48 माइक्रोकूलम 96, इस पर भी 96। तीसरा एक वी बी इक्वल टू 0, वी बी ये वाला पॉइंट यदि 0 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 0 है, वी डी कितना होगा, ये कितना होगा। अब डी बी का हम यहाँ पर केवल देखें, यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर चार्ज में पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो वोल्टेज उसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी पता हो जाएगा। वो फार्मूला सीधे सिंपली यही लगाते हैं, एक ही फार्मूला तो हमें याद रखते हैं, क्यू इक्वल टू सी बी। यहाँ से भी निकालना है, क्यू बाई सी होगा, क्यू कितना है, क्यू देखिए 96 है माइक्रोकूलम और सी कितना है 6, तो कितना आ गया 16 वोल्ट। 16 वोल्ट, ये 24 वोल्ट में से 16 वोल्ट यहाँ पर जो ड्रॉप किया और 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप किया है, तभी टोटल जो है सो 24 है, 16 यहाँ और 8 यहाँ ड्रॉप किया। यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है सो वी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू है 96 बाई 12, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट इधर 16 वोल्ट इधर, तो ये भी पता चल गया। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए है इधर और बी है इधर, इसके बीच में जो है सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता करना है। ये C1 है, ये C2 है, ये भी C1 है, ये भी C2 है और ये C3 है। देखिए यहां पर हम सिमेट्री यूज करेंगे। सिमेट्री का यूज करके हम बहुत क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन हर जगह तो सिमेट्री यूज होता नहीं है, लेकिन जहां भी सिमेट्री यूज होता है हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि तब हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। यदि हम सिमेट्री यूज नहीं करेंगे तो क्या बना नहीं सकते? हाँ, ऑफकोर्स बना सकते हैं। सिमेट्री यूज करेंगे तो क्विकली बनेगा, और सिमेट्री नहीं यूज करेंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये स्मार्ट मेथड, इसको हम हॉर्स मेथड कहते हैं। और यदि सिमेट्री नहीं लगाए तो डंकी मेथड हो गया। डंकी मेथड हमेशा काम करता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। डंकी हर काम कर देगा, कोई भी काम दीजिए उसको फिनिश कर देगा। घोड़ा हर काम नहीं करेगा, लेकिन जो भी काम करेगा बहुत क्विकली करेगा, फास्ट कर देगा, एफिशिएंटली फास्ट कर देगा। और ये उसको करके ही रहेगा, लेकिन बहुत टाइम लगाएगा। तो टाइम बचाना है तो हॉर्स मेथड लगाइए। इस केस में सिमेट्री जो है सो हॉर्स मेथड है। हॉर्स मेथड दूसरी चीज़ में दूसरा चीज़ होगा। खैर यहाँ पर देखते हैं, सिमेट्री हम लगाना चाहते हैं। यदि कुछ देर के लिए सब भूल जाइए C3 को, तो आपको क्या नजर आता है कि ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। C1 C2 ऊपर से, नीचे से C1 C2।
ये जो पॉइंट है इसको सी और डी कहें हम, तो यहां पर मान लीजिए कुछ पोटेंशियल है, ये C1 जितना ड्रॉप यहां किया C2 ये भी उतना ही ड्रॉप करेगा, क्योंकि इसका रास्ता बिल्कुल सेम है, C1 C2 भी सेम है। देखिए ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर मान लीजिए V है और यहाँ पर 0 है, तो V पोटेंशियल को ड्रॉप करना है, ये से B तक जाकर 0 हो जाना है। तो कुछ यहाँ पर ड्रॉप किया और कुछ यहाँ पर ड्रॉप किया, इधर से भी जाएगा, कुछ यहाँ पर ड्रॉप किया, कुछ यहाँ पर ड्रॉप किया। तो यहाँ हम ऊपर वाला रास्ते से चल के देख रहे हैं, तो ये C1 है, ये भी C1 है नीचे वाला रास्ता में, और बाकी जो बचा हुआ जो रास्ता है वो C2 है और ये भी C2 है। हम इसको तो भूल गए अभी कुछ देर के लिए। तो जो वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप किया ये C1 में, वही यहाँ भी ड्रॉप करेगा। इसका मतलब है यहाँ कुछ था भी, और मान लीजिए यहाँ पर 1 ड्रॉप कर गया, तो V-1 यहाँ हुआ, यहाँ भी V-1 हुआ। ये दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है, इस वजह से सिमेट्री की वजह से पोटेंशियल सेम है। यदि ये C2 ना होकर C2 + C3 होता, कुछ और होता वैल्यू, तब हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका रास्ता अलग है। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये दोनों में, वैसे ही यहाँ पर भी यही ड्रॉप होगा। इसका रेशियो जब तक सेम है दोनों का, तब तक ये काम होगा। यदि C1 और C2 का रेशियो इधर ऊपर में और नीचे में, यदि मान लीजिए C3 होता और C4 होता, तो C3 और C4 का रेशियो जो है सो सेम होता। मैं कहने के मतलब ये है कि हमारे पास यदि ऐसा सिचुएशन होता, ये है C1 C2, ये है C3 C4, और उस केस में C1 C2 जो है यदि C3 C4 के बराबर है तो ये सिमेट्री है। तो जितना यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप करेगा उतना ही यहाँ भी ड्रॉप करेगा। रेशियो केवल मेंटेन होना चाहिए। तो इस केस में अब ये देखते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है C पर और D पर सेम है, तो इसका मतलब है इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये चार्ज नहीं होगा, C3 बेकार का है, C3 विल नॉट चार्ज। और यदि कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए। और तब हम जो है कैपेसिटेंस बनाएंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो हम उसको क्या एक बना सकते हैं, नीचे में भी एक बना सकते हैं। सीरीज में कैसे निकालते हैं, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होता है। और दो के केस में अभी जो बनाए थे, उसमें क्या था कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं, उस सम को से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन, मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर दिए। और अब ये दोनों जो पैरेलल में है, पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर, दोनों को ऐड कर देते हैं। और इस तरह से ये जो कैपेसिटेंस यहाँ पर निकला हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो हो गया डबल ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो यहाँ पर हम सिमेट्री यूज करके इसको बना सकते हैं काफी आसानी से। इसी को हम आपको डंकी मेथड से बना कर दिखाते हैं, और आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व है। थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि मैं लिखने में थोड़ा ईजी हो। यहाँ पर V0 मान लेते हैं, ये बैटरी है, ये तो सब C1 और C ये दोनों है, ये AC1 C2 है, ये भी C1 C2 है, और यहाँ पर है हमारा C3। अब यहाँ से चार्ज चला, कुछ चार्ज Q चला यहाँ से बैटरी से, जब ये पूरा चार्ज हो गया है, पूरा किसी भी पर्टिकुलर टाइम में Q चार्ज चला है, तो इसमें चार्ज कितना आया, मान लेते हैं इसमें चार्ज आया Q1, और जो बचा हुआ चार्ज है वो इसमें आ गया Q - Q1। ये चार्ज Q1 इसमें आया, ये अंदर वाले प्लेट पर रहेगा, तो इसमें चार्ज आ जाएगा -Q1। इसमें मान लेते हैं चार्ज Q2 हो गया, तो ये -Q2 हो जाएगा। यहाँ पर Q1 है -Q1 और यहाँ Q2 है। ये देखिए तीन प्लेट जो देख रहे हैं, एक प्लेट A और एक प्लेट A, ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो सम ऑफ चार्जेज यहाँ पर 0 होगा। ये Q1 है, इसको यदि हम Q1 - Q2 लिखें
तो चार्जेस कितना हो जाएगा, तीनों का सम करेंगे तो ये Q1 खत्म, Q2 खत्म, जीरो हो गया। ये Q1 माइनस Q2 है तो ये कितना आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज है जैसे उसका माइनस आता है। इधर एक Q माइनस Q1 है तो ये हो जाएगा माइनस Q माइनस Q। अब यहाँ पर फिर देखिए तीन प्लेट जो है, एक प्लेट ए, एक प्लेट ए और एक प्लेट ए, ये तीनों प्लेट जो है सो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो चार्ज यहाँ पर जो है तीनों का सम जीरो होगा। अब यहाँ पर ये कितना है देखिए, माइनस माइनस प्लस Q1 और माइनस Q1, Q1 खत्म, ये माइनस Q है तो यहाँ प्लस Q, और ये माइनस प्लस Q2 है तो माइनस Q2, और वही चार्ज यहाँ पर होगा माइनस के साथ। ये दोनों इधर से वापस जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस Q2 है और माइनस Q2 है, Q2 खत्म, माइनस Q माइनस Q, प्लस Q चार्ज इधर से गया था, माइनस Q चार्ज इधर से आया। तो इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहला काम करते हैं क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्री को यूज करके हम बनाए तो ज़्यादा, उसके बाद कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने कोई चार्ज सिमेट्री नहीं यूज किया है, नो सिमेट्री इज यूज्ड, इसलिए इसे डंकी मेथड बोल रहे हैं कि कोई भी स्मार्ट तरीका नहीं यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन लूप का हम बात करते हैं। एक लूप इधर से देखिए, इधर से जा रहा है, ऊपर से होकर निकल जाएंगे, या नीचे वाला होकर कोई एक लेते हैं, ऊपर वाला लेंगे एक लूप। दूसरा लूप जो है सो ये वाला जो दिख रहा है, ये लूप जो है दूसरा लूप है, और तीसरा ये वाला जो लूप है तीसरा लूप है। तीन लूप हमारे पास है। तीनों लूप में हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर लूप में जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो जीरो होता है, किसी में भी देखे चले, इसमें भी इंक्लूडिंग बैटरी, यदि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जीरो है। इसका एक स्पेशल नाम है कि पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी लूप में जीरो होता है, वो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लूप लॉ। उसका दो लॉ है, एक पॉइंट लॉ है और एक लूप लॉ है, वही नाम है इसका। तो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले लूप 1 में देखते हैं, इधर से बढ़े आगे, यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ, माइनस से प्लस, लोअर टू हायर गया तो माइनस ड्रॉप हुआ। ऊपर वाला सम चलेंगे, Q1 बाय C, यही वोल्टेज है। कैपेसिटर में Q इक्वल टू C भी होता है, ये वोल्टेज ड्रॉप है क्रॉस कैपेसिटर, वो Q बाय C होता है। Q का मतलब Q1 बाय C1। इधर आ गए Q2 बाय C2, इसमें जो ड्रॉप हुआ वापस आ गए, काम खत्म इसका। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला, वो है Q1 बाय C1 प्लस Q2 बाय C2 इक्वल टू V0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। लूप 1 से इक्वेशन नंबर 1 मिला। लूप 2 में चलते हैं। लूप 2 किधर है, ये है Q1 बाय C1 यहाँ पर, और इधर चलेंगे, ये Q3 है, C3 है। Q1 बाय C1, पहला जो C1 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दूसरा C3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कितना है, उस पर जो चार्ज है Q1 माइनस Q2 बाय उसका कैपेसिटेंस, और तीसरा यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ, इधर आ गए, इस पर देखिए माइनस चार्ज है तो माइनस Q1 बाय C1। लूप फिनिश इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम Q1 Q2 में और Q में भी एक इक्वेशन नहीं बना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। Q1 की जगह पे क्या है 1 बाय C1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस Q1 1 बाय C1 और है तो 2 बाय C1 आ गया, और कुछ है Q1 यहाँ पर है 1 बाय C3, 1 2 3 और कहीं नहीं है। ठीक है, Q2 को देखते हैं। Q2 एक ही जगह है यहाँ पर, माइनस Q2 बाय C3, और कहीं कुछ है नहीं। उसके बाद में ये है Q भी माइनस है, माइनस Q बाय C1 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। लूप 3 में चलते हैं। तीन में देखिए ये वाला लूप है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, इधर वापस आए माइनस Q चार्ज है। Q2 चार्ज जो C2 है कैपेसिटर, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, प्लस यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ C2 पे अक्रॉस, ये C2 में Q माइनस Q2 माइनस साइन के साथ, Q माइनस Q2 बाय C2, और ये C3 में
माइनस Q1 माइनस Q2, ये है क्या, माइनस Q1 माइनस Q2 बाय C3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर Q1 है माइनस Q1 बाय C3, एक ही जगह है। Q2 में यहाँ 1 बाय C1 माइनस प्लस, यहाँ भी 1 बाय C1, तो 2 बाय C1 नहीं C2 है, और एक यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस 1 बाय C3, और Q वाला बच गया, ये माइनस है Q बाय C2 इक्वल टू 0। Q बाय C2 इस तरह से में आ गया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q1 बाय C3 माइनस Q2 2 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस Q बाय C2, जस्ट माइनस हर जगह से एलिमिनेट कर दिए। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला 3। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास है, 3 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है, Q1 Q2 और Q, और 3 इक्वेशन हमारे पास है। तो हम इसको यूनिटली सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके बराबर वही बैटरी हम लगा दिए यहाँ पर V0 का, और एक चार्ज जस्ट, एक कैपेसिटर जस्ट लगाना है, उसका जो कैपेसिटेंस है उससे EQ होगा, और वही चार्ज यहाँ से चलेगा Q, जितना चार्ज यहाँ पर चला है वही चार्ज यहाँ पर चलेगा, इससे उतना ही चार्ज ड्रॉ करेगा एक अकेला कैपेसिटर, जितना ये सब मिल कर ड्रॉ करता है वही उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है। इस अकेला के अगर जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा V0, जो सबके मिला के मतलब बैटरी के यहाँ पर जो इसका वोल्टेज है वो होगा। तो हमें फाइनली क्या निकालना है, हमें फाइनली निकालना है CEQ इक्वल टू Q बाय V0। Q का वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पर जो 3 इक्वेशन में Q है, Q का वैल्यू चाहिए। तो Q अकेले हम निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, हमें Q1 और Q2 निकालना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं Q1 Q2 निकाल लेंगे, किसी भी तरीके से आप जो है Q का वैल्यू निकालिए। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके में Q1 Q2 निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली उसे नहीं निकाल सकते। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 को लेके हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 को हम जो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय C2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय C1 से, ऐसे क्या होगा, और उसके बाद ऐड कर देंगे तो ये टर्म एग्जैक्टली सेम हो गया, तो Q कट गया ऐड करने के बाद। तो हमें एक इक्वेशन मिला Q1 और Q2 में, और ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन है Q1 और Q2 में, तो इसको हम यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं Q1 Q2 के लिए। और एक बार हम Q1 और Q2 दोनों हमें पता चल गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन यहाँ पर 2 या 3 से Q निकाल लेंगे, और फाइनली हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो हम वही करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं 2 and 3 आफ्टर दिस ऑपरेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो ये तो खत्म हो गया। तब जो बचा वो क्या है, यहाँ पर Q1 में कितना बचा, Q1 में बचा 2 बाय C1, और यहाँ C2 से मल्टीप्लाई करना डिनोमिनेटर में, 2 बाय C1 C2 1 बाय C2 C3, ये हो गया। और यहाँ पर कितना है ऐड करना है, तो प्लस देना होगा, C1 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, C1 C3, ठीक है, माइनस Q2, और Q2 को लिखते हैं 1 बाय C2 C3 हुआ, यहाँ पर प्लस, ये माइनस दोनों जगह कॉमन कर चुके हैं, 2 बाय C1 C2 और 1 बाय C1 C3, ये आया इक्वल टू 0। ये दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 आया, एक इक्वेशन हमें मिल गया। Q1 और Q2 बराबर है। अब इसे इस सर्किट में जाके देखिए, ये Q1 और Q2 बराबर है, जितना Q1 इधर से आया वही Q2 इधर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई चार्ज नहीं। यही सिमेट्री में बता रहे थे कि यहाँ और यहाँ का जो है सो पोटेंशियल सेम है,
तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज होगा ही नहीं, C3 चार्ज नहीं होगा। देखिए अभी जीरो चार्ज दिखा दिया इसने। अब यहीं से जो है सो जीरो चार्ज दिखा दिया, तो फिर हम सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट से यूज करके इसका निकाल सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं निकालेंगे। अब यहाँ तक आए तो बाकी सभी भी निकाल लेंगे। Q1 Q2 निकल चुका है, तो क्यों ना हम अब Q निकाल लें। Q जो है सो कोई इक्वेशंस लेते हैं, किस में से जाएं, 3 से ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 3 से लेके चलते हैं। ये 3 यहाँ दिख रहा है, नजदीक में है। Q1/C3 माइनस Q2 को फिर Q1 लिखते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, 1/C3 प्लस Q/C2 इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन लेंगे। Q1 कितना हो गया, 1/C3 माइनस 2/C2 माइनस 1/C3 और ये प्लस 1/C2 इक्वल टू 0। Q1 के जगह लिखते हैं 1/C3 माइनस 2/C2 प्लस नहीं माइनस 1/C3 और इधर है Q/C2 इक्वल टू 0। ये खत्म हो गया, 2Q/C2 इज इक्वल टू Q/C2। ये C2 भी खत्म हो गया और यहाँ से आपको नजर आ गया कि ये Q कितना है, 2Q1 है। Q जो है सो 2Q1 है और Q1 और Q2 दोनों बराबर भी है। और Q1 कितना आया, कैपिटल Q/2। अब फाइनल इक्वेशन 1 में चलते हैं। यहां पर इक्वेशन 1 में चलते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, वो है Q1/C1 प्लस Q2/C2 इक्वल टू V0। Q1 कितना है, Q का हाफ, Q2 कितना है, वो भी Q का हाफ इक्वल टू V0। Q1 Q2 दोनों बराबर है और Q1 Q/2 है तो ये भी Q/2 होगा। यहां से Q जो है सो हम निकाल लेते हैं। ये हो गया C1 प्लस C2 ऊपर में, इधर हो गया 2C1C2 इक्वल टू V0। और इस तरह से Q हमें पता चल गया 2C1C2 V0/C1 प्लस C2। एक बार Q हमें पता चल गया, अब हम जो है फाइनली ये जो C इक्विवेलेंट है वो निकाल सकते हैं। सेम बैटरी V0 लगा दिए, सेम चार्ज यहाँ से ड्रॉ होगा, माइनस इधर से जाएगा। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Q/V0। Q यहाँ पर वैल्यू है 2C1C2 V0/C1 प्लस C2। ये Q का वैल्यू है और 1/V0। V0 चला गया और C इक्विवेलेंट में मिल गया 2C1C2/C1 प्लस C2। सेम आंसर, लेकिन इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद में तब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिमेट्री यूज करने के बाद लाइफ कितना इजी हो जाता है। तो ये था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। हमने 2 तरीके से आपको बताया, एक सिमेट्री यूज करके बताया और दूसरा एक कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसके बाद में हमने उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया और तब क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले। यहाँ पर हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें सिमेट्री का कंसेप्ट को यूज नहीं किया। यदि हमने उसमें भी कंसेप्ट यूज किए होते सिमेट्री का तो बहुत ही आसान हो जाता। हम इसको यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये मेथड 3 है, दोनों यूज कर रहे हैं, डंकी और हॉर्स दोनों को मिला करके। ये क्या है, ये म्यूल है, डंकी प्लस हॉर्स। फिर से फिगर बना लेते हैं थोड़ा। ये V0 बैटरी है और ये कंप्लीट हमारा C3 है। ये C1 C2 C1 C2। यहाँ पर है जो हम क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, लेकिन हम सिमेट्री यूज करेंगे। Q जा रहा है इधर से, सपोज माइनस Q इधर से आना है। अब यहाँ से हम निकले यहाँ पर
ये देखिए C1 है, ये भी C1 है, ये C2 है, ये C2। रास्ता देखिए, मिनिमम डिस्टेंस जो है सो ट्रेवल करना है, और उसको देखेंगे कि किस तरह से है। यहाँ से जाते हैं C1 C2 दो मिला, वापस चले गए। इधर से इस रास्ते जाते हैं C1 C2, इधर चले गए। एग्जैक्टली जो रास्ता इधर से है वही रास्ता हमारा इधर से है। न जितना कठिनाई इस रास्ते से जाने में है उतना ही कठिनाई या आसान इस रास्ते से जाने में है। तो ये दोनों सिमेट्रिकल, ये दोनों सिमेट्रिकल हुआ। यहां तक कि ये C2 C2 ना होके C2 टाइम्स कुछ होता है, KC2 होता, ये भी KC2 होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रास्ता जो है वही रास्ता देखिए यहाँ पर भी है, डिफिकल्टी लेवल सेम है। तो इसका मतलब है कि चार्ज दोनों तरफ सेम जाएगा, जो भी चार्ज है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये जो है सो Q/2 हुआ और ये भी हुआ Q/2। यहां पर जो है -Q/2, -Q/2, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ए और ये एग्जैक्टली सेम है, राइट? नहीं, अभी इधर से जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम जाके क्या करें, इधर से जाएगा या नहीं जाएगा? यहां तक आने के बाद में ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो जितना चार्ज इधर से जाएगा उतना ही चार्ज इधर से जाना है। यदि मान लीजिए इसमें से कुछ चार्ज इसने दे दिया, ठीक है, इसने कुछ चार्ज इधर से दे दिया, तो वो चार्ज इधर जाकर चेंज कर देगा इसको। इसका मतलब है इससे चार्ज नहीं जाएगा। अब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज दे देते हैं। यदि यहाँ पर हमने कोई भी चार्ज दे दिया, Q0 दे दिया, तो वो चार्ज यहाँ कम हो जाएगा, राइट? वो चार्ज यहाँ कम हो गया और उसके बाद में वही चार्ज यहाँ बढ़ गया। चलिए वही करते हैं, मतलब कि पूरा सिमेट्री यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है मैंने दे दिया Q1, तो यहाँ पर कितना चार्ज आया, यहाँ पर आया। यहाँ से देखिए, ये दोनों ही जगह आने के बाद में फिर ये जो रास्ता है सो सेम है, एग्जैक्टली सेम है, राइट? यहाँ पर खड़ा होकर देखिए, यहाँ पर खड़ा होकर देखिए, वापस जाना है, दोनों रास्ते से जाए, किसी भी रास्ते से जाए, वो एकदम इक्वली सेम है, मतलब सिमेट्रिक है। तो हमें जो करंट इधर से पास करना है, जो चार्ज इधर देना है, वही चार्ज इधर भी देना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। और जैसे ही इसने कुछ चार्ज यहाँ दिया, तो ये चार्ज यहाँ कुछ अलग हो जाएगा, ये चार्ज यहाँ कुछ अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो जाता Q/2 -Q1, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये -Q1 है, तो ये हो जाएगा Q1 + Q2। ये देखिए, Q1 - Q2, ये दोनों सेम नहीं रहा, तो ये सिमेट्री का कोई मतलब नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो हमें यहाँ यूज करना ही चाहिए सिमेट्री को। तो इसका मतलब है कि इससे कोई चार्ज नहीं जाएगा, इससे होकर कोई चार्ज नहीं जाएगा। जो भी चार्ज है -Q/2 वो इसमें आ जाएगा और इधर वापस आ गया, और इसमें वापस आ गया। फाइनली यहाँ पर कोई Q आ गया, तो ये बेकार का चीज हो गया, राइट? अब यदि लूप भी हम लगाना चाहें तो हमारे पास एक ये लूप है, एक ये लूप है, या एक ये लूप है, 3 लूप है। लगाइए चार्ज यहाँ पर। लूप 1 में ही देखें, सबको करने की जरूरत नहीं है, एक ही लूप में देखेंगे। -V0, इधर से गए Q/2, ये चार्ज हुआ बाय C1, इधर प्लस Q/2 डिवाइडेड बाय C2 = 0। Q ही तो निकालना था मुझे, Q एक बार निकल जाए तो मेरा C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें Q/2C1 + Q/2C2 = V0 आया, और ये क्या हो गया, Q/2C1 + C2 / C1C2 = V0। फाइनली Q हमें पता चल गया, 2C1C2 / C1 + C2 V0। तो C इक्विवेलेंट कितना आया, ये जो चार्ज यहाँ से निकला डिवाइडेड बाय V0, एग्जैक्टली सेम चीज। सबको हटा के एक कैपेसिटर रखना है और वही बैटरी यहाँ पर लगाना है, वही चार्ज आना चाहिए यहाँ से। तो हमारा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, चार्ज बाय वोल्टेज ये है, और ये चार्ज कितना है, 2C1C2 V0 / V0 C1 + C2। ये V0 चला गया, C इक्विवेलेंट = 2C1C2 / C1 + C2।
सेम एज हो गया रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर हमने सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है सो सिमेट्री यूज करके किया गया। ऐसा करने से हमारे पास बहुत ज़्यादा इक्वेशन का नहीं आएगा। ये सिमेट्री ये बहुत सारे इक्वेशन खा गया। देखिए हमें केवल एक इक्वेशन से हमारा काम हो गया, जस्ट एक इक्वेशन सिमेट्री की वजह से। यदि सिमेट्री नहीं लगाएंगे तो 3 इक्वेशन आता है। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जैक्टली सेम जैसा है, C1 C2। यहाँ पर C1 C2 था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें क्या किया गया है C2 C1 कर दिया। तो इसमें अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं है। इसका नाम यदि हम रखें P और Q, पोटेंशियल जो है P पर और Q पर सेम नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह की हम इस C3 कैपेसिटर को भगा दिए थे सिमेट्री यूज करके, और हम सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए थे, वैसे नहीं कर सकते। बैटरी लगाते हैं यहाँ पर पहले V0 का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ पर वो बेस्ड ऑन सिमेट्री करेंगे। यहाँ पर अब भी सिमेट्री है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। इधर से कितना चार्ज किया, मान लेते हैं Q चार्ज किया, ये वापस भी Q आना है -Q। ये चार्ज गया Q, इसमें आ गया Q1 और इसमें आ गया Q - Q1, राइट। ये Q1 है तो ऑफकोर्स ये -Q1 होगा और ये हो जाएगा -Q -Q1। अब इसको देखिए, ये C1 और A C1 सिमेट्री है, राइट। देखिए यहाँ पर खड़ा होकर देखें, C2 उधर C1 इधर, यहाँ पर खड़ा होकर देखें C1 लेफ्ट में C2 राइट में। ये C1 और ये C1 एक्जैक्टली यहाँ से एक जैसा दिख रहा है। ये जैसे निकल रहा है यहाँ से आ रहा है C1 में चार्ज, ये C1 से जा रहा है चार्ज। तो ये सिमेट्री की वजह से इसमें जो चार्ज आ रहा है वही चार्ज यहाँ आना चाहिए। सिमेट्री देख रहे हैं, यहाँ से खड़ा होकर ये इसके पास खड़ा हो जाइए तो हम तो सीधे वापस जा सकते हैं तुरंत। ये बोलेगा हम भी सीधे वापस जा सकते हैं। और मेरे अपोजिट में जो है सो C2 है, मेरे अपोजिट में C2 है, तो ये दोनों C1 C2 जो है एक्जैक्टली सिमेट्रिक दिखेगा, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो जितना चार्ज यहाँ पर Q1 आया, ये बोलेगा हमारा उतना ही वापस जाना है, Q1 इधर से वापस जाना है। तो ये यदि Q1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस ये प्लस Q1, राइट, प्लस Q1। ये इसको Q1 होना है। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, ये Q - Q1 है यहाँ पर, तो वही बोलेगा मुझे भी -Q -Q1 जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं बचा लिखने को, इसको लिखते हैं एक Q -Q1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना चार्ज होना चाहिए, ये तीनों प्लेट का चार्ज जो है का सम जो है 0 होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, किसी चार्ज सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको 0 होना होगा। तो ये Q1 है और यहाँ पर कितना है, ये -Q1 -2Q1, तो यहाँ पे लिखते हैं +2Q1, Q1 खत्म, और Q प्लस में है तो माइनस में Q दिए, वही यहाँ पर होना चाहिए इसका माइनस के साथ में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप चेक करके देख सकते हो कि ये तीनों प्लेट का सम भी 0 है। चेक कीजिए, ये +Q, देखिए यहाँ पर -Q खत्म, और क्या बचा -2Q1, यहाँ +Q1, यहाँ +Q1, दो तो इधर से Q1 और -2Q1, तीनों का सम जो है सो 0 हो गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब हमारे लिए चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने सिमेट्री के बेसिस पे किया है, तो हमारा 3 ठो में इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं होगा। एक को लेते हैं Q1 Q2, एक Q1 और Q है, राइट। तो ठीक है, चलते हैं, एक इस लूप में ले लेते हैं और एक कोई दूसरा लूप में ले लेते हैं। देखिए किसमें फायदेमंद आएगा। मुझे लगता है 2 लूप एक ही इक्वेशन देगा। इसको ले लेते हैं, एक को, ये V1 रहेगा, V1 के टर्म में हमें Q और चाहिए, तो एक ये लेना ही पड़ेगा, और एक इसको ले लेते हैं। तो लूप 2 में देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए इधर से वापस आ रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो डिफरेंस -V0 का ऊपर से चलेगा। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ Q1/C, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये कितना है Q -Q1/C, ये है C1 और ये है C2, वापस आ गए, काम खत्म इसका। सजा के लिख लेते हैं, Q1 कितना हुआ 1/C1
और -1/C2 प्लस Q/C2 इक्वल टू V0, इक्वेशन 1। लूप 1 को देखते हैं, ये वाला Q1/C1 इसमें आए, ये कितना है 2Q1 माइनस Q, 2Q1 माइनस Q बाय C3, वापस से आए यहाँ पर, ये कितना है, ये माइनस है, Q माइनस Q1 बाय C2, हाँ C2। ठीक है, इतना हो गया, इक्वल टू 0 है। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना। Q1/C1 इसके यहाँ वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ, ये वाला 2Q1 माइनस Q बाय C3, उसकी C3 पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और यहाँ पर -Q माइनस Q1, माइनस तो यहाँ लिख दिए, Q माइनस Q1 बाय इसके यहाँ वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ C2 से डिवाइड करने पर मिलता है। तो इसको जो है फिर सजा के लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो। Q1 1/C1 प्लस 2/C3 और इधर माइनस माइनस प्लस 1/C2, और क्या है, Q1 हो गया, Q है माइनस Q/C3, यहाँ पर है माइनस Q/C3 और यहाँ पर है माइनस Q/C2, दो टू है, 1/C3 Q में 1/C2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। तो 2 इक्वेशन हमारे पास है और वेरिएबल कितना है, Q और Q1, दो तो वेरिएबल भी है और दो तो इक्वेशन भी है। इसको यूनिटली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, हमें फाइनली Q चाहिए, Q1 चाहिए नहीं, तो क्यों ना Q1 इसे यहीं से हटा दें। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा, वरना यदि इसको काफी दिक्कत लगेगा, राइट। क्यों ना यहाँ से Q/C2 का वैल्यू जो है 1 से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। 1 से हम Q का वैल्यू आ गया हमारा V0 माइनस Q1, ये हो गया C2 माइनस C1 बाय C1 C2, ये आया, और Q कहाँ है, Q बाय C2 है तो C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये Q/C2 आया V0 माइनस ये पूरा का पूरा Q1 C2 माइनस C1 बाय C1 C2, और उसको C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे करके देख सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा है। C2 यहाँ आया V0 माइनस Q1 C2 माइनस C1, क्या कर रहा हूँ मैं, एक ही चीज लिख रहा हूँ बार बार, C1 C2, यहाँ पर C1 C2 कर दिया। ये C2 खत्म हो गया, तो V0 C1 C2 माइनस Q1 C2 माइनस C1 होल डिवाइडेड बाय C1 है, ठीक है। यही Q को जो है 2 में रख देते हैं, तो Q1 अब यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई कर लें क्या, हाँ कर देते हैं। C1 C2 C3, इधर कितना आया, C1 है तो C2 C3, C3 है तो 2C1 C2, C2 है तो C1 C3, लेफ्ट साइड में हुआ, इक्वल टू Q के जगह पर ये वैल्यू रखते हैं, V0 C1 C2 माइनस, हमने उल्टा कर दिया एक्चुअली, पहले मैं Q1 निकाल रहा हूँ और फिर मुझे Q निकालना पड़ेगा। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए था, यहाँ से Q1 निकाल के Q2 का वैल्यू रखना चाहिए था, ठीक है। उल्टा आ गया तो आ गया, अब जो बढ़ गया आगे सो ठीक है। V0 C किधर है, यहाँ पर C1 C2 माइनस Q1, नहीं अभी भी ठीक है, अभी भी ठीक है, यहाँ पर लिखने के समय हमने गलती की है। Q1 के जगह पर हम लिखते हैं ये वाला वैल्यू,
9। यहाँ तो मैंने Q निकाल दिया, Q1 निकालने छोड़ के। ठीक है, Q निकाल दिया तो इसी के बाद यहाँ Q1 कितना हो गया, तो C1 C2 C1 C2 C1 C3 C2 C3, एक जगह 2 होगा, C3 के छोड़ के जो है ये वाला 2 हो गया, C1 C2 C3 इक्वल टू Q है टाइम्स यहाँ पे कितना है, C2 प्लस C3 बाय C2 C3, और Q का वैल्यू यहीं पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q का जो वैल्यू आया है ये है V0 C1 C2 माइनस Q1 C2 माइनस C1 बाय C1, C2 C3 C1 ये तीनों यहाँ से चला गया। Q1 जो है सो आया C1 C2 दो को, C1 C3 C2 C3, इधर Q1 है और इधर Q1 कितना है, इधर है V0 C1 C2 टाइम्स C2 प्लस C3 और इधर है Q1 C2 माइनस C1 एंड C2 माइनस C3। तो Q1 एक तरफ आ गया सब, उसको इधर ले आते हैं, 2C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3, ये माइनस आके इधर प्लस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, C2 स्क्वायर माइनस C2 C3 माइनस C1 C2 माइनस माइनस प्लस C1 C3। ये तो है, एक बार चेक कर लेते हैं, C2 C स्क्वायर, ठीक है, C2 C3 माइनस में, C1 C2 माइनस में, प्लस में C2 C3। अब जो Q1 यहाँ से हमें पता चल गया, Q1 जो है सो कितना हो गया, V0 C1 C2 C2 प्लस C3 और ये होल जो चीज़ें हैं यहाँ पर कितना है, C2 C3 ये तो कट गया, C1 C2 एक हो ही जाएगा, C1 C2 यहाँ पर 2 था, एक तो चला गया, एक तो बच गया, C1 C2 C1 C3 यहाँ पर एक तो यहाँ पर है, तो 2 तो C1 C3 और ये C2 स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, C1 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, C2 भी नहीं है कॉमन, ठीक है, जो भी है सो है, देखते हैं शायद सही चल रहा हो। Q1 निकल गया तो Q निकालते हैं, कहाँ से Q निकालें, यहीं से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन 3 से सब कुछ किया हुआ है। Q इज इक्वल टू V0 C1 C2 V0 C1 C2 माइनस Q1 ये वाला वैल्यू जो है C1 C2 C2 प्लस C3 बाय C1 C2 प्लस 2 C1 C3 प्लस C2 स्क्वायर, C2 माइनस C1 C2 माइनस C1 होल डिवाइडेड बाय C1 ये C1 हट गया यहाँ से, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 टर्म है ही, तो यहाँ क्या बच गया, C2 दोनों में है तो V0 और C2 ये कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया C2 प्लस C3 और ये C2 माइनस C1 और नीचे ये बच गया है C1 C2 प्लस 2 C1 C3 प्लस C2 स्क्वायर, C2 V0 सिंप्लीफाई करते हैं, C1 C2 प्लस 2 C1 C3 प्लस C2 स्क्वायर, और इधर कितना हो गया C2 स्क्वायर प्लस C1 C2
माइनस C2C3 माइनस माइनस प्लस C1C3, तो नीचे में जो वैल्यू है वो 2C1C3 प्लस C2 स्क्वायर चला गया, C1C2 डबल हो गया, C2C3 एक तो है, C1C3 ये 3 हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ये जो देखिए C2 प्लस C3 है, उसको मैंने यहाँ C1 C2 माइनस C3 लिखा, इसके वजह से इधर चेंज में प्रॉब्लम हुआ है। देखिए शायद एक मिस्टेक हो अकेला, वो C1C2 प्लस C1C3 C2C3, अब इसको इधर ले आए, प्लस बन गया, C2 को C2 से मल्टीप्लाई किया, C2 स्क्वायर, ठीक है, C2 को C3 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया, और C1 को C2 से तो माइनस हो गया, ये ठीक है, और C1 C3 ये माइनस हो गया। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज आ जाएगा, और वही शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। C2 C3 प्लस में है, और ये C1 C2 माइनस में है, C1 C3 भी माइनस में है, ये C1 C3 चला गया, C1 C2 यहाँ से तो 2 C1 C2 में से एक C1 C2 चला गया, तो एक तो बचा, ये तो ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, C1 C3 चला गया, C2 C3 ये भी चला गया, C2 C3 चला गया, तो क्या बच गया C1 C2 और तो कुछ नहीं बचा ना, देख लेते हैं। C1 C3 खत्म, C2 C3 खत्म, C2 स्क्वायर है और C1 C2 है, तो C1 C2 C2 स्क्वायर, ये नहीं था, ये टर्म नहीं है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये C2 दोनों में है, उसको हम बाहर कर लें, तो यहाँ से C2 खत्म हो जाएगा, ये C2 इस C2 से और इस C2 से चला गया, तो हमारे पास जो मिला वो भी C1 C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय ये C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, थोड़ा सिंपलर फॉर्म में आया। इसे हटा देते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू हमें आ गया है यहाँ पर। अब Q1 का वैल्यू जब हमें पता चल गया है, तो Q का वैल्यू पता कर लें, क्योंकि फाइनली मुझे Q ही चाहिए, और Q यहाँ 3 से निकालते हैं, 3 से हम Q निकालते हैं। Q कितना है, V0 C1 C2, V0 C1 C2 माइनस Q1 C2 माइनस C1, इधर दूर में C2 माइनस C1 होल डिवाइडेड बाय C1 है, होल डिवाइडेड बाय C1 है, यही। अब Q1 का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, ये जो Q1 का वैल्यू है डायरेक्ट रख देते हैं इसको। Q1 का वैल्यू इतना है, यहाँ पर देखिए, V0 C1 C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए C1 फिर चला गया यहाँ से और यहाँ से चला गया, यहाँ बचा V0 C2, और इधर जो है सो बचा हुआ है V0 C2 प्लस C3 C2 माइनस C1, और इधर है C1 प्लस C2। V0 कॉमन कर लिए, यहाँ पर हो गया C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया C2 स्क्वायर प्लस C1 C2 माइनस C2 C3 प्लस C1 C3, और नीचे में C1 प्लस C2। C2 स्क्वायर खत्म, C2 C3 कहीं है क्या, नहीं है, ये माइनस C2 C3 है, इसको प्लस होना चाहिए था, C3 C2 ये तो माइनस ही है, ठीक है, देखते हैं। 2 C1 C2
प्लस C1 C3 माइनस C2 C3 बाय C1 प्लस C2। ये वैल्यू हमारा Q का है। दूसरा मिस्टेक यहाँ पर है, देखिए C2 C3 प्लस में है, ए भी प्लस में है और दोनों को हमने काट दिया था, ये मिस्टेक था। C2 C3 दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो 2C2C3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2C2C3 और बाकी सब तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 यहाँ से कॉमन कर लिया, काट दिया तीन जगह से C2 को, C2 यहाँ से भी कट गया तो 2C3 आएगा एक्स्ट्रा में, यहाँ पर 2C3। ये वैल्यू हो गया Q1 का। और तब हम जो Q का वैल्यू निकालते हैं 3 से, 3 किधर है, 3 ये है, V0 C1 C2 माइनस Q1 की जगह पर जो वैल्यू रख रहे हैं C1 प्लस C2 और यहाँ पर है प्लस 2C3। और इधर क्या है C2 माइनस C1 बाय C1, ठीक है। C1 जो है तो कट गया हर जगह से, तो बच्चा V0 C2 माइनस V0, ये C2 प्लस C2 माइनस C1 और ये केवल डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, प्लस 2C3 प्लस 2C3। तो ये 2C3 से हम मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, C1 से मल्टीप्लाई किया, C2 से मल्टीप्लाई किया, अब C3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2C2C3, ये एक्स्ट्रा टर्म आया। यहाँ पर C1 C2 से 2C1 C2 आ गया, C2 C3 से एक तो C2 C3 आ गया, ये माइनस नहीं रह के प्लस हो गया, C1 C3 हो गया और जो यहाँ नीचे में है प्लस 2C3, ये वैल्यू आया Q का। तो फाइनली हमें C इक्विवेलेंट मिल गया Q बाय V0 और Q यहाँ पर वैल्यू है Q बाय V0, यहाँ से देख सकते हैं, ये ऊपर वाला टर्म केवल है 2C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये आपका आंसर हो गया। हमने गलत स्टेप्स यहाँ ले लिया था, इसलिए इतना थोड़ा अलजेब्रा लेंदी हो गया। यदि Q1 Q और Q में यहाँ पर तुरंत रिलेशन मिल जाता, यहाँ पर रिलेशन लेने छोड़ के हम V0 के साथ वाले इक्वेशन में रिलेशन ले लिए, और वो भी हमें जो Q चाहिए तो Q1 निकाल कर सब्स्टिट्यूट करना था, तो Q निकाल कर उल्टा बहुत सारा उल्टा काम किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए ये लेंदी हो गया। एनीवे, आप यदि इसको सॉल्व करोगे तीन इक्वेशन को तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो यहाँ हम केवल ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से सिमेट्री को यूज करके हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और तब ये इजी हो जाएगा। यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा और उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तीन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इस तरह से वो लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक क्यूब है और क्यूब के हर एक साइड में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है डायगोनली ऑपोजिट जो कॉर्नर्स हैं उसके बीच में। यहाँ पर भी हम सिमेट्री यूज करेंगे और देखेंगे कि सिमेट्री यूज करेंगे और उसके बेसिस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। यहां से मान लेते हैं हमारा 3Q आ रहा है चार्ज, तो 3Q इधर से जाएगा वापस, -3Q। इसके बाद में ये 3Q, देखिए इसलिए 3Q मैंने लिया क्योंकि ये तीनों रास्ता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों ही सिमेट्रिक है इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ से यदि रास्ता से जाएं और इधर से निकलना हो तो इस रास्ता से जाएं, इस रास्ता से जाएं, सभी इक्वली प्रोबेबल रास्ता है, एक ही मिनिमम जो डिस्टेंस है वो सेम है। आप घूम के इधर मत जाइए, घूम के जाने का नहीं है, जो लोवेस्ट रूट है वो लेके जाना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो तीनों में सेम है, तो इसमें चार्जेस जो है सो सेम बढ़ जाएंगे। Q/3 यहाँ पर, Q/3 यहाँ पर, Q/3 यहाँ पर, ये हो जाएगा -Q/3,
ये माइनस क्यू बाई थ्री, ये माइनस क्यू बाई थ्री, ये इंड्यूस्ड हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ से आने के बाद दो रास्ता मिला, एक दो, एक दो, दोनों इक्वली प्रोबेबल रास्ता फिर मिला। तो ये जो चार्ज यहाँ पर है वो फिर आधा आधा बढ़ जाएगा। तो क्यू बाई थ्री चार्ज यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा क्यू बाई सिक्स और यहाँ हो जाएगा क्यू बाई सिक्स। ये देखिए प्लेट बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो तीनों का सम जीरो होना चाहिए। यहाँ माइनस में था तो प्लस में इधर आपके सम मिला के बराबर हो गया। लेकिन बात यह है कि ये दोनों जगह सेम चार्जेस होंगे। तो ये क्यू बाई सिक्स, ये भी क्यू बाई सिक्स, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ क्यू बाई सिक्स माइनस क्यू बाई सिक्स। अब यहाँ पर आके देखिए, ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, एकदम सिमेट्रिक है। तो जो हाल यहाँ हो रहा है वही हाल यहाँ हो रहा है। यहाँ माइनस क्यू बाई थ्री आ रहा था, तो यहाँ से माइनस क्यू बाई थ्री बाहर आके इधर जाना है, क्यू बाई थ्री। इसके साथ भी वही हाल है, क्यू बाई थ्री। इसके साथ भी वही हाल है, माइनस में क्यू बाई थ्री। अब इधर से देखिए चार्ज क्यू बाई थ्री चल रहा था और इसके पास आना है क्यू बाई थ्री। यहाँ पर आने के बाद फिर वही दो रास्ता है, एक दो, एक दो, तो ये भी बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा क्यू बाई सिक्स यहाँ पर, ये माइनस क्यू बाई सिक्स, और इधर इसमें बढ़ गया, ये भी जो है सो क्यू बाई सिक्स हो गया, माइनस क्यू बाई सिक्स। यहाँ पर आने के बाद ये भी दो भाग में बढ़ गया, एक इसमें आ गया क्यू बाई सिक्स, एक इसमें आ गया क्यू बाई सिक्स। तो ये क्यू बाई सिक्स और ये क्यू बाई सिक्स आके क्यू बाई थ्री हो गई। इधर से ये क्यू बाई थ्री और ये क्यू बाई थ्री, यहाँ पर क्यू बाई सिक्स इधर से और ऊपर से क्यू बाई सिक्स मिलकर क्यू थ्री हो गया। इसमें भी एक इधर से आके क्यू बाई थ्री हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं क्या कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3Q चार्ज लिया देखिए 3Q लिया, उसके बाद भी Q बाई 3 में करते चला गया। 3Q इसलिए लिया था कि मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया। तो हटाइए, Q चार्ज यहाँ से आया, यहाँ से 3 रास्ता है, तीनों जो है सो सिमेट्रिक रास्ता है, तो जो चार्ज है कि इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q बाई 3, Q बाई 3, Q बाई 3। इधर आइए, ये तीनों सेम है, तो जिस तरह से Q बाई 3 इधर से इंटर कर रहा है, Q बाई 3 इधर से वापस जाएगा, एक्सिट करेगा तीनों में Q बाई 3। यहाँ आने के बाद में क्या देखा कि इसमें 2 रास्ता है, 1 और 2, दोनों इक्वली प्रोबेबल है। तो ये जो चार्ज है यहाँ पर Q बाई 3 वो Q बाई 6 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये प्लेट का चार्ज जो है जो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उसका सम 0 होना चाहिए। तो Q बाई 3 यहाँ है, Q बाई 6 प्लस में और Q बाई 6 प्लस में करके ये 0 हो गया। वही हाल यहाँ पर की, यहाँ से 2 रास्ता है, तो Q बाई 6 की, यहाँ पर भी आके वही 2 भाग, 1 और 2 दोनों में Q बाई 6 कर दी। अब यहाँ पर देखिए, ये Q बाई 6 इधर से आया, ऊपर से Q बाई 6 आया, Q बाई 3 बन गया। इधर से आया और ऊपर से आया, Q बाई 3 बन गया। यहाँ भी Q बाई 6 इधर से आया, Q बाई 3 बन गया। ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि Q बाई 3 होना है, और हाँ सब कुछ सही सही चल रहा है। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जो है सो हमें इसका इक्विवेलेंट बनाना है, इस सब को हटा कर ये कैपेसिटर रखना है C इक्विवेलेंट, वही चार्ज Q आना है इधर से और इधर से निकल जाना है। ये चार्ज हमें पता चल जाए यदि, तो हम इसका C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए कोई बैटरी लगा दिया है V0, ये V0 का बैटरी लगा हुआ, तो ये एक लूप लेते हैं, कोई भी यही वाला लूप लेते हैं बैटरी के साथ में, लूप 1 में, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, केवल Q है यहाँ पर, तो एक ही इक्वेशन लेना काफ़ी है। इधर से माइनस V0 हुआ, यहाँ ड्रॉप जो हुआ, चलते हैं किसी भी लूप में हम जा सकते हैं, जो शॉर्टकट में लगेगा 1 2 3, ये रास्ता चल रहा है, इधर से गए, इधर से गए और इधर से वापस आ गए, इधर से वापस, यही रास्ता लिया। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, Q बाई 3 बाई C। यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, Q बाई 6 बाई C। यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, Q बाई 3 बाई 6 इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन है, तो आसानी से हमें Q का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ V0, अथवा हम C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इधर कितना हो गया देख लीजिए, Q बाई C तीनों जगह है कॉमन, इधर भी 0 ले गए राइट साइड में। यहाँ क्या बचा 1 बाई 3, यहाँ क्या बचा 1 बाई 6, यहाँ क्या बचा 1 बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना हो गया 6 हो गया, 2 + 1 + 2 इक्वल टू V0, और Q आ गया आपका 6 C V0 बाय 5।
और तब यहाँ से आप बता सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सेम चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, Q जो है सो 6CV0/5 और 5, तो C इक्विवेलेंट इस तरह से आ गया 6C/5, 6C/5। तो यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 6/5 टाइम्स C। 6/5 का मतलब हुआ 1.2 टाइम्स C। हमने 12 कैपेसिटर लगाए सब C करके, और इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस में मिल रहा है वो है 1.2, जस्ट 20% ज़्यादा, 1 से 20% ज़्यादा। एक कैपेसिटर लगाना है, इससे थोड़ा ज़्यादा, और वो उतना ही ड्रॉ करेगा चार्ज जितना ये सब मिल के ड्रॉ कर रहा है। तो ये क्वेश्चन एसिमेट्री से ऐसे है। एक क्वेश्चन होता है इनफाइनाइट लेडर से, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ से यदि हम इसको ब्रेक कर दें तो भी ये इनफाइनाइट ही है, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में जो था वो और जो रेड डॉटेड लाइन के अंदर में है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि ये इसका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो CQ है टोटल का, तो ये जो लिए हुए हैं इसको हटा देते हैं और CQ रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो तो बचा लिए अपना। ये समुद्र है और समुद्र से एक लोटा पानी इधर से निकाल लिए। देखिए इसका अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा, C1 C2 है, यहाँ पर C1 स्टार्ट है, C2 ऐसे है, बिल्कुल भाई। तो ये पूरे में से एक लोटा निकाल लिए, अलग कर लिए, ये हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान है करेगा, और बाकी सबकी जगह वही है जो शुरू में था, जिसको हम बोलते हैं कि C इक्विवेलेंट इसका टोटल का रेजिस्टेंस है, तो C इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये C1 है, ये C2 है, और ये दोनों पॉइंट के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर ये है और एक, दोनों मिलकर एक तो बन जाएगा। ये तो C1 है और ये C2 और C इक्विवेलेंट मिलकर कितना बना, C2 C इक्विवेलेंट बाय दोनों का सम। अब C इक्विवेलेंट को हम कुछ और बोलेंगे, X बोलते हैं, मेरे लिए ठीक रहेगा, नेक्स्ट टाइम वही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो ये टोटल इसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो CQ है, इसका मतलब X है। और यहाँ पर इसको देख के क्या लगता है, इसको देख के लगता है कि ये दोनों पैरेलल है, तो सम करना पड़ेगा, C1 प्लस ये वाला C2, इसके जगह पर X लिखेंगे, C2 प्लस X। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, X इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C1X प्लस C2X डिवाइडेड बाय C2 प्लस X। सिंप्लीफाई कर लिया, इधर हो गया C2X प्लस X स्क्वायर, और इधर हो गया C1 C2 प्लस C1 प्लस C2X, और X स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस C2 माइनस C2X तो चला गया, राइट, C1 माइनस C2 माइनस C1 C2 इक्वल टू 0। C2 तो चला गया, X स्क्वायर माइनस C1, यहाँ पर X भी है, X माइनस C1 C2 इक्वल टू 0। X का वैल्यू कितना हुआ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2A। अब ये रेजिस्टेंस जो है सो नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए C1 जो है सो हम बाहर निकाल लेते हैं, C1 जो बाहर निकाल लिए, तो इसमें बच गया 1, इसमें बच गया 4C2 बाय C1 बाय 2। अब नेगेटिव लेने से ये तो बड़ा है C1 से, 1 प्लस समथिंग है, तो ये टर्म जो है सो C1 से बड़ा है, और यदि हमने नेगेटिव लिया तो इसका सम जो है सो नेगेटिव आ जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्ट कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो है X वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें केवल प्लस वाला साइन लेना पड़ेगा। C1 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 4C2 बाय C1 होल डिवाइडेड बाय 2।
ये आपका आंसर हुआ। यदि C1 और C2 दोनों सेम हो जाए तो C1 और C2 यदि दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितना आएगा? C/2 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 5 ये आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।